नमस्कार, कशिश न्यूज के इस स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है और मैं करिश्मा आपके साथ। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं और इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों के पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही कुछ और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हम इस समय मौजूद हैं जनता दरबार के बाहर जो कंट्रोल रूम बना है, वहाँ अधिकारी बैठे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कई छात्र छात्राओं का लगातार जमावड़ा है और अधिकारी के साथ साथ सभी लोग बैठे हैं और यहाँ ये लोग पहुँचे हैं और मुख्यमंत्री से मिलने की जिद पर आ रहे हैं। इनका कहना है कि हमें मुख्यमंत्री से मिलना है और ये लोग लगातार ये देख सकते हैं, ये गुहार ये लगा रहे हैं। हम आपको ये लाइव तस्वीर दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से ये गुहार लगा रहे हैं कि हम 2 मिनट के लिए मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। और फिलहाल इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं हम मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है प्रोसेस नहीं टूट सकता। यह बात सही है। फिलहाल इन लोगों को भी प्रोसेस से आना ही होगा। आखिर प्रोसेस में क्या 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 मामला है? सर एक्चुअली कॉम्फेड में हम लोगों को वैकेंसी निकली थी, सितंबर में वैकेंसी आई थी, फरवरी में हम लोगों का एग्जाम हुआ था और जून लास्ट वीक में हम लोग का रिजल्ट आया। उसके बाद हम लोगों को बोला गया फोन करके कि आप लोगों को जुलाई लास्ट वीक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप लोग सारे डॉक्यूमेंट को रेडी रखिए। उसके बाद जब हम लोग कांटेक्ट करते थे कॉम्फेड ऑफिस, 10 दिन के बाद से बोलना जाने लगा कि अभी टाइम लगेगा, कुछ पता नहीं है। हम लोग के आला दर्जा के अधिकारी अभी तक कुछ बताए नहीं है क्या किया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और उसके बाद सर हम लोगों ने हर जगह पशुपालन विभाग गए, वहाँ सहनी सर ज्वाइनिंग नहीं हुई, वो बात अलग है। बात ये है सर कि हम लोगों को वेग रखा जा रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है। बात ये चाहते कि हम लोग को सही इन्फॉर्मेशन दिए कि हम लोग का डीवी कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगी, एटलीस्ट यस या नो कुछ नहीं बताया जा रहा है। ये लोग यहाँ पहुंचे, अधिकारियों से गुहार लगा रही हैं। ये लोग कॉम्फेड में इन लोगों ने फॉर्म भरा था और वैकेंसी आई थी, उस वैकेंसी के अनुसार इन लोग का अपॉइंटमेंट होना था, लेकिन इन लोग का कहना है कि लगातार डेट देने के बावजूद भी अभी तक इन लोगों का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है सर्टिफिकेट का। तो फिर नियुक्ति कब तक होगी यह कह पाना मुश्किल है और यही कारण है कि ये लोग मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे हैं। कंट्रोल रूम में जो अधिकारी यहाँ मौजूद हैं वो लगातार बड़े अधिकारी को सूचना दे रहे हैं। फिलहाल ये लोग इन लोग का कहना है कि हमें मुख्यमंत्री से मिला दीजिए। हाथ जोड़कर इनकी विनती है। फिलहाल देखना होगा अधिकारी क्या कर पाते हैं। सहयोगी आशीष के साथ मरकूब आलम, कशिश न्यूज़ पर। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स को पिछले 4 महीने से अधिक के वक्त से वेतन नहीं मिला, जिसके कारण वो काफ़ी परेशान है और आज उन्होंने इस मुद्दे को लेकर पलामू उपायुक्त से मुलाकात की है और इस मामले में उनसे संज्ञान लेने की बात कही है ताकि इनकी समस्या का समाधान हो सके। पर्व त्यौहार के माहौल में सैलरी का नहीं मिलना अपने आप में एक परेशानी है। क्या लगता है डॉक्टर साहब, क्या दिक्कतें हैं और ये जो दिक्कतें आ रही हैं उसके पीछे कारण क्या है? दिक्कत यह है कि सैलरी नहीं मिलना एक ये अलग इशू, ये तो हमारी पर्सनल इशू हो गई ना, लेकिन अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, यहाँ नए बच्चों की एडमिशन होती है, एनएमसी की टीम आके विजिट करती है, तो वो सब में इनका इंटरफेरेंस होता है सुपरिटेंडेंट का। और सुपरिटेंडेंट परमानेंट सुपरिटेंडेंट नहीं होने से वो कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। और वित्तीय कार्य हमारे सिर्फ सैलरी नहीं देते हो, जितने भी डॉक्टर पोस्टेड हैं वहाँ पर, जितने नर्स पोस्टेड है, जितने कर्मचारी पोस्टेड हैं, जितने आउटसोर्सिंग पोस्टेड है, सबकी सैलरी रुकी हुई है। अगर आप सोचिए कि अगर हम सब ने ऐसा कर दिया कि स्ट्राइक कर लें तो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत क्या होगी। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि पलामू का ये एक एकलौता जगह है जहाँ पे गरीब आते हैं, जहाँ पे जिनको असहाय हैं इलाज कराने में, वो यहाँ पे चल के आते हैं, तो उनका टेक केयर कौन करेगा। तो गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए कि 4 महीना से कहीं सुपरिटेंडेंट नहीं है, आखिर उन्हीं के नोटिफिकेशन से नहीं कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है, तो जब उनको पता है कि यहाँ नहीं है तो उनको देना चाहिए किसी को प्रभार, तो प्रभार देते तो ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। लेकिन नहीं देने से ये तो सीधा सीधा गवर्नमेंट की उदासीनता दिखाती है। हमने उपायुक्त महोदय से मिलकर बात रखा है, इन्होंने आगे बताएंगे, वहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। अब देखते हैं क्या होता है। उन्होंने तो आश्वासन दिया है। इन सब समस्याओं के बीच आखिर अस्पताल कैसे चलेगा? सैलरी नहीं मिल रही है, सुपरिटेंडेंट नहीं है, तो तमाम लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है और ऐसे में व्यवस्था चलाना कितनी बड़ी चुनौती है। लगातार 2 साल से एडमिशन्स भी नहीं हो रहे हैं, इसको भी आप लोग देख रहे हैं। अगर एडमिशन्स होते तो आपके और कई भी साथी आपके साथ कार्य कर रहे होते हैं। देखिए, सरकार को आत्मचिंतन एक बार करना चाहिए। बड़ी ऊंची ऊंची भवन बना देने से और व्यवस्था नहीं चलती। व्यवस्था चलती है डॉक्टर से, फैकल्टी से, और ये
जब उनको सुविधा मिलेगा, समय से सैलरी मिलेगी तो मन से काम करेंगे। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कोरोना में जब सब कुछ व्यवस्था चौपट हो रहा था तो डॉक्टर लोग, खासकर सरकारी डॉक्टर, प्राइवेट संस्था भी बहुत जगह बंद हो गई थी, लेकिन हम लोग मेहनत किए थे, स्ट्रगल किए थे। क्या ये दिन देखना था कि 4 दिन से सैलरी, दुर्गा पूजा जैसा फेस्टिवल में सैलरी ना मिले? तो ऐसा उम्मीद सरकार से हम आगे न करेंगे और सरकार इस पर ज़रूर कुछ न कुछ करेगी, अच्छा सुविधा प्रावधान करेगी, यही उम्मीद है सरकार से। ये 2 साल से एक चीज़ अलग पूछ रहे, 2 साल से एडमिशन्स नहीं हो रहे, उसके लिए जिम्मेवार किसको मानते हैं? आप लोग खुद उस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एनएमसी की टीम आती है और बेरंग चली जाती है, उसे कुछ भी सर्टिफाइंग चीज़ नहीं चलती, व्यवस्था चलती है डॉक्टर से, फैकल्टी से, और ये जब उनको सुविधा मिलेगा, समय से सैलरी मिलेगी तो मन से काम करेंगे। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कोरोना में जब सब कुछ व्यवस्था चौपट हो रहा था तो डॉक्टर लोग, खासकर सरकारी डॉक्टर, प्राइवेट संस्था भी बहुत जगह बंद हो गई थी, लेकिन हम लोग मेहनत किए थे, स्ट्रगल किए थे। क्या ये दिन देखना था कि 4 दिन से सैलरी, दुर्गा पूजा जैसा फेस्टिवल में सैलरी ना मिले? तो ऐसा उम्मीद सरकार से हम आगे न करेंगे और सरकार इस पर ज़रूर कुछ न कुछ करेगी, अच्छा सुविधा प्रावधान करेगी, यही उम्मीद है सरकार से। ये 2 साल से एक चीज़ अलग पूछ रहे, 2 साल से एडमिशन्स नहीं हो रहे, उसके लिए जिम्मेवार किसको मानते हैं? आप लोग खुद उस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एनएमसी की टीम आती है और बेरंग चली जाती है, उसे कुछ भी सर्टिफाइंग चीज़ नहीं मिलता है, क्या लगता है? इसके लिए तो सरकार जिम्मेवार है ना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सरकार इसकी जिम्मेवारी लेनी भी चाहिए और बहुत संजीदा सोच से लेनी चाहिए कि नहीं, आखिर क्यों एडमिशन नहीं हो रही है? भवन बना देने से तो नहीं होगा ना, यहाँ व्यवस्था होना चाहिए, फैकल्टी होना चाहिए, लैब होना चाहिए, सारे स्टाफ होना चाहिए, तब चलेंगे। तो इस पर आत्मचिंतन करने का ज़रूरत सरकार को है कि आखिर ये कैसे व्यवस्था चले। 3 मेडिकल कॉलेज है, तीनों में एडमिशन नहीं हो रहा है। आखिर 300 बच्चे जो नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं, वो 300 बच्चे तो बेरोज़गार है जो पास कर रहे हैं, और एडमिशन सरकार की वजह से नहीं हो रहा है तीनों कॉलेज में। 300 सीट, एक तो ऐसे ही डॉक्टर लोगों की बहुत कमी है, ऊपर से हर एक साल 300 डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है। एक सरकार की उदासीनता के कारण 5 महीने से वेतन नहीं मिलना और 3 मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लगातार 2 साल से नहीं होना कहीं ना कहीं एक आम जनता के लिए परेशानी का सबब है और इससे सरकार को सीख लेते हुए इस पर त्वरित संज्ञान लेने की आवश्यकता है। श्रवण सोनी, कशिश न्यूज़, पलामू। लखीमपुर कांड के विरोध में किसान महासभा का पटना जंक्शन पे हंगामा हो रहा है। ये लोग बढ़ रहे हैं लगातार आगे, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। ये लोग पटना जंक्शन गोलंबर पटना जंक्शन पर ट्रेन रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जीआरपी आरपीएफ की टीम यहाँ मौजूद है और फिलहाल ये लोग यहाँ ट्रेन रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसी का यहाँ जमकर विरोध हो रहा है और फिलहाल भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ तैनात है। पटना के जंक्शन गोलंबर से आगे बढ़ते ही इन सभी को यहाँ रोक दिया गया है और फिलहाल इन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये पूरा नजारा आप देखिए किस तरीके से किसान महासभा के लोगों को यहाँ रोका गया है और फिलहाल इनका विरोध है कि किसान हत्याकांड के सरगना अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनको बर्खास्त किया जाए। इन्हीं की मांग को लेकर आज इन लोग का रेल रोको अभियान था और फिलहाल ये लोग यहाँ पहुंचे थे और यह हंगामा कर रहे हैं। विरोध किस बात का? विरोध है कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे राष्ट्र में किसानों के आंदोलन के प्रति जो सरकार की उपेक्षा है, किसानों के लिए 3 काले कानून जो लाए गए हैं, किसानों को उसके विरोध में किसान संगठन के लोग, मजदूर संगठन के लोग और आम नागरिक इसके विरोध में आज रेल रोकने के विरोध में आज ये लोग रेल रोको अभियान है और रेल रोकने के लिए उड़ाए थे। आरपीएफ और जीआरपी की टीम पहुंच गई है और फिलहाल इन सभी को यहाँ रोक दिया गया है। जो अजय मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। फिलहाल देखना होगा इस पूरे मामले में किस तरीके से कार्रवाई हो पाती है। अपने सहयोगी आशीष के साथ मरगुबालम, कशिश न्यूज पटना। कशिश न्यूज की टीम जरमुंडी विधानसभा के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के क्षेत्र में पहुंची हुई है और यहाँ की समस्या लोगों से जानेंगे कि खाद को लेकर, सिंचाई को लेकर और भी कई ऐसी समस्या है जो कि किसानों के हित में काम करनी चाहिए। पूरे मसले पे बात करने के लिए चंद्रशेखर जी हैं। चंद्रशेखर जी, ये बताइए कि कितना सरकार यहाँ काम कर रही है, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं? देखिए, अभी के समय में किसान बिल्कुल ही अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। किसान जो बड़ा यहाँ पर माने भ्रष्टाचारी है,
और इसके चलते हम किसान जो है दबते जा रहे हैं। हमारा किसान परिवार में बाल बच्चा माने किसान, उसका बीबी, उसका बच्चा 18 घंटा में 24 घंटा में 18 घंटा काम करता है, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद उसका कहिएगा कि आप 10,000 टका उसको कहीं गैर मौका लगेगा कि आप निकालिए, तो किसी किसान का पॉकेट में 10,000 टका नहीं है। हम रात दिन खटते हैं लेकिन मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। कौन व्यवस्था, कौन सिस्टम, कौन व्यवस्था है सरकार का जो हम मरते जा रहे हैं और सरकार जो है जो उद्योगपति है वो बढ़ते जा रहा है। इसमें जो है बहुत बड़ा आक्रोश है किसान को और हमको। सारे किसान, हम भी किसान हैं, बहुत मुश्किल से जी रहा है। किसान आत्महत्या की तरफ बढ़ रहा है, मजबूरी में लोग आत्महत्या करता है, कर्ज में दबे जा रहा है। आज जो है देख लीजिए यहाँ जो है कर्जा माफ़ की बात आई, तो कर्जा का माफ़ जब बैंक में जाता है, ये 6 महीना से लोग घूम के जाता है बैंक, वहाँ से वापस घूम के जाता है बैंक से वापस, नहीं हुआ है तुम्हारा। तो ये का है, यदि जिसका करना है उसका आप लिस्ट बना के दे दीजिए ताकि लोग बाद बाकी लोग घूमे नहीं। तो ये परेशानी गांव में किसान का है। आज जो है किसान का खाद देखिए, किसान का जो यूरिया खाद अभी के समय में माने 266 रुपया बोरी जो है यूरिया खाद का सरकारी रेट है, लेकिन यहाँ 400, अभी आपको बताया 420 में खरीदे। तो इतना बड़ा जो है, आप बार बार यही निवेदन करते हैं भारत सरकार और राज्य सरकार से कि किसानों की समस्या को समझें और उसके दुख दर्द को समझें, तभी देश का विकास होगा। किसान ही यहाँ का रीढ़ है। धन्यवाद। कुल मिलाकर ये समझ में आया कि सरकार और पब्लिक के बीच बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन गैप है, जिसकी वजह से जो संसाधन है, जो योजना है वो पहुंच नहीं पाती है। खाद खरीदते हैं, खाद खरीदते हैं, हाँ करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। तो पहले जो रेट में खरीदते थे, अभी का रेट में कहीं उछाल मारा है? हाँ पूरा। तो ये बताइए कि उसका परेशानी आपके खेत तक आपको काम करने के दौरान तो आपको पड़ता होगा, उसका परेशानी पड़ता होगा, है ना? अच्छा ये बताइए कि जिस तरह महंगाई बढ़ रहा है, जिस तरह रेट बढ़ रहा है, तो उस तरह आपको पेमेंट मिल पा रहा है? उस तरह नहीं, नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा। ठीक है। आप सिंचाई की क्या व्यवस्था, इधर आइएगा जरा। सिंचाई का यही है, पानी का दिक्कत है, पानी नहीं हो पाता है, साधन नहीं है उसका, यही है सिंचाई का। सिंचाई की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। तो बड़े अपेक्षा के साथ आप विधायक से मंत्री तक का पद तक किए होंगे, कृषि मंत्री बने हैं, ठीक है, आपके विधायक, तो अपेक्षा तो कुछ होगा ना? है, कह रहे हैं जो सिंचाई के लिए व्यवस्था होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि बात रखते होंगे? ना, तो नहीं रखते हैं। कुल मिलाकर ये समझ सकते हैं कि जनप्रतिनिधि को जिस कायदे से, जिस उपयोग के लिए वोट जनता देती है, वो खरा नहीं उतर रहे हैं। इनका समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। कुल मिलाकर ये समझ सकते हैं कि समस्या जस का तस है। कैमरा सहयोगी एमडी इसाक के साथ कुणाल शांतनु, कशिश न्यूज, दुमका। हम इस समय मौजूद हैं राजकीय कन्या मध्य विद्यालय अदालतगंज में। यहाँ 4 स्कूल है, 4 स्कूल चलते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ चूंकि प्रशासन के द्वारा महिला पुलिसकर्मियों को यहाँ रखा गया है और चूंकि दुर्गा पूजा था, लेकिन आज जब स्कूल खुला है तो चूंकि ये लोग जा नहीं सके, बच्चों को यहाँ से वापस कर दिया गया। अब बताइए, सवाल सीधा है कि एक तो कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल बंद था, बच्चे की पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, उसके बावजूद यहाँ प्रशासन के द्वारा पुलिसकर्मियों को ठहरा दिया गया, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। अब ये लोग कब तक रहेंगे ये कह पाना मुश्किल है। यहाँ के प्रिंसिपल से हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि इस पूरे मामले में तत्काल अधिकारियों को सोचना है कि अब अधिकारी इस पूरे मामले में क्या करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं निश्चित तौर पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई आज बर्बाद हो गई और आगे कितने दिन होगी यह कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक इनके जाने का कोई कार्यक्रम नहीं बना है। अच्छा, क्या आदेश है? आदेश था महिला पुलिस बल कोर्ट दशहरा को लेकर, सुरक्षा को लेकर ठहराने का आदेश था, तो वो लोग हैं और दशहरा के बाद जाने का था। लेकिन अभी ये लोग शायद राष्ट्रपति के जी का प्रोग्राम, स्कूल पहले बंद था, आज खुला हुआ ना? हाँ आज खुला। आज क्या किया आप लोगों ने बच्चों को? अब बच्चे को वापस कर दिए, कोई उपाय है नहीं तो क्या करेंगे, बच्चे को वापस कर दिए। कहीं भी जगह नहीं है, 2 इसमें 4 स्कूल चलते हैं, चारों स्कूल पूरी तरह से फुल है। बच्चों की पढ़ाई तो कोरोना के लेके इतना दिन ऐसे ही डिस्टर्ब रहा और अभी अब तो सरकार को सोचना चाहिए कि जल्दी इन लोग
अब सवाल सीधा है कि शिक्षा विभाग और कह सकते हैं कि राज्य सरकार बच्चों को शिक्षा देने के लिए लाख जतन करती है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ 4 स्कूल में बच्चों की पढ़ाई आज बाधित हो गई। आगे कितने दिन होगी यह भी कह पाना मुश्किल है। फिलहाल शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री को कहीं न कहीं इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। अपने सहयोगी आशीष के साथ मरगुबालम, कच्ची न्यूज, पटना। दुर्गा पूजा के खत्म होने के बाद एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। 71 घंटे में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग परेशान है और जिला प्रशासन भी यह नहीं समझ पा रही है कि आखिर अचानक कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि कैसे हो रही है। वैसे आपको बता दें कि जमशेदपुर एक ऐसा जगह है जहां पश्चिम बंगाल का इलाका है और उड़ीसा का बॉर्डर है। ये दोनों राज्य को जोड़ने वाली ये जिला है और जब दुर्गा पूजा शुरू हुआ तो जमशेदपुर का दुर्गा पूजा अपने आप में एक स्थान रखता है। इसको लेकर लोग जो है वो बाहर से आए हुए थे। हालांकि बारीडीह के एक ही परिवार के 4 लोग संक्रमित हैं। वैसे ये रफ्तार जो है कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन 3, 4, 5, 6 अब तो 8 तक आ गया है। ऐसे में ज़रूरत है बचाव की, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर हम हैं। ये वो वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पर प्रतिदिन लगभग 1200 लोगों का यहाँ पर वैक्सीन दिया जाता है। वो लोग जो वैक्सीन नहीं लिए हैं, वो लोग जो पहली डोज लिए हैं, दूसरा डोज लेने वाले हैं और जिन्होंने अब तक नहीं लिया है वो आकर यहाँ वैक्सीन ले सकते हैं। मेरे पीछे का जो दृश्य है वो आप देखिए और उसके बाद यहाँ के जो कुछ लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि देखिए वैक्सीन लेने के लिए लोगों में जो एक उत्साह होना चाहिए था वो जमशेदपुर में दिखता है। और यही कारण है कि हालांकि जमशेदपुर में एक बड़ा सा क्राउड हुआ, बहुत भीड़ हुआ दुर्गा पूजा में, लेकिन उसके बावजूद भी जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो 8 तक रही। हालांकि ये अच्छे संकेत नहीं है, तीसरा वेव आने का डर तो है ही, लेकिन ज़रूरत है इससे बचाव की और साथ साथ वैक्सीन लेने की। अगर आप वैक्सीन लेकर रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप काल के गाल में नहीं समाएंगे। आप अफेक्टेड हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन आपकी मौत नहीं होगी। यह एक शर्त है। और साथ यहाँ के लोग हैं, कितना प्रतिदिन यहाँ पर वैक्सीन? यहाँ प्रतिदिन 1000-1000 हो जाते हैं प्रतिदिन, जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड मिला के। किसी प्रकार की परेशानी भी होती है आप लोगों को? नहीं, परेशानी कुछ नहीं होती है। यहाँ आप आइए, आधार मोबाइल नंबर लेके और आधार कार्ड लेके आइए, आपको तुरंत वैक्सीनेशन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सही, आपने कहा कि वाकई लोगों में उत्साह है। हमने पहले भी कहा कि जमशेदपुर एक मजदूरों का शहर ज़रूर है, लेकिन यहाँ के लोग जो है वो काफ़ी देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति सजग रहने वाले लोग हैं। और यही कारण है कि यहाँ वैक्सीन सेंटर पर लगातार भीड़ उमड़ रही है। भले ही कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है, अब ज़रूरत है बचाव की, मास्क लगाने की ज़रूरत है, सैनिटाइजर का उपयोग करने का, और ज़रूरत है कि आप वैक्सीन लेकर रहेंगे तो निश्चित तौर पर जो कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, यानी तीसरा वेव जो काफ़ी खतरनाक बच्चों के लिए है, वो कम से कम थम सकता है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार, कशिश न्यूज, जमशेदपुर। तो ओपीडी की तस्वीर है, लगभग 9:30 बजने को है और ओपीडी में जो मरीज़ हैं वो लगातार, देखिए डॉक्टर जो एंटी रेबीज़ वैक्सीन रूम है, उस वैक्सीन रूम की जो तस्वीरें आप देख सकते हैं। और एक बात की जाए तो ये अस्पताल है और कोविड के नियमों का पालन अस्पतालों में भी होना है, तो ये भी जो है दूर दूर तक नहीं देखने को मिल रहा है। ये देखिए न कोई जो है व्यवस्था, अगर व्यवस्था की बात की जाए तो कोई व्यवस्था जो है दिखाई नहीं देता है। और इसी व्यवस्था के सहारे अगर दिन भर इसी तरह अगर कार्य हो तो समझ सकते हैं क्या कुछ जो नियमावली बनते हैं वो नियमावली जो है कितना जो है सुचारू होते हैं। आप देख सकते हैं ये एक लंबी लाइन लगी हुई थी और इसी लंबी लाइन के तहत आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि बाबा कितना बजे आए हैं यहाँ? हम 7-8 बजे, 8 बजे, कितना 9 हम 8 में आए हैं। 8 बजे यहाँ आए हैं। तो कितना बजे डॉक्टर आए हैं? अभी आए हैं। अभी आए हैं, लगभग 8 बजे, 1.5 घंटा से खड़ा है जी। क्या चीज़ की, कहाँ से आए हैं और सिंगिया खुर्द से? कितना दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से 3.5 कोस, 3.5 कोस, 10 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। इनका अगर 10 किलोमीटर सिंगिया खुर्द यहाँ से दूर। क्या कुछ लगता है कि जो सदर अस्पताल में व्यवस्था है वो सुचारू? व्यवस्था है, यहाँ लोग घंटों खड़ा रहते हैं और पदाधिकारी डॉक्टर का लापरवाही है, लोग घर में रहते हैं सोए हुए, अभी आके सबको समझा रहे हैं। अच्छा, 9:30 बजे आए हैं और समझा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है कि जो व्यवस्थाएं 8 बजे से सुचारू रूप से चलना चाहिए, जो व्यवस्थाएं दिखनी चाहिए वो नहीं दिख पाता है। और हम आपको दूर की तस्वीर दिखाना
की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि कौन डॉक्टर कितना ये देखिए ये बल्कि जो है स्त्री एवं प्रसूति रोग कक्ष है। हम आपको ये तस्वीर पहले ये देख लीजिए और यहाँ डॉक्टरों की हालात हम जानने की कोशिश करते हैं कि कोई डॉक्टर है या नहीं है। तो यहाँ कोई नहीं है। खैर देख सकते हैं ये पूरी तरह का जो व्यवस्थाएं हैं वो कितना सुचारू रूप से चल रहा है, यह व्यवस्था आप समझ सकते हैं और इसी व्यवस्था के सहारे काम किया जाता है। सदर अस्पताल में अगर दिखाइएगा तो खैर नियमावली की बात कीजिएगा तो नियमावली कितना सुचारू रूप से चल रहा है ये आपके सामने है। और ये देखिए ECG कक्ष है और यहाँ देखिए अभी जो है हम घड़ी के साथ हम आपको ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे। 9:30 बज रहे हैं लेकिन ताले लगे हैं, ताले जरे हैं, तो समझिए कि जो है और एक्सरे कक्ष है। तो ये एक्सरे कक्ष और लगा देखिए यहाँ जो है आप लोग कितने बजे आ जाते हैं? 24 आवर्स 24 आवर्स बस। लेकिन कुछ डॉक्टर हैं जो नहीं है वो मानते हैं ना वो सर हम एक्सरे करते हैं, हमसे एक्सरे के बारे में पूछे। मैं 24 आवर्स में यहाँ रहते हैं आदमी। इमरजेंसी वार्ड है और यहाँ डॉक्टर जरूर होना चाहिए। लेकिन ये देख सकते हैं यहाँ डॉक्टर का कक्ष है लेकिन 9 सवा 9 हो रहे हैं घड़ी के अनुसार अगर देखा जाए तो। लेकिन यहाँ डॉक्टर नहीं है, पेशेंट बैठे हैं। और ये हम एक और तस्वीर कोशिश करेंगे दिखलाने की। ये आप एक तस्वीर देख लीजिए, ये डॉक्टर का शेड्यूल बना हुआ है कि कौन डॉक्टर कितने बजे रहेंगे। ये तस्वीर दिखा दीजिए और इससे पता चल जाएगा कि कौन डॉक्टर कितने बजे। डॉक्टरों का जो है लिस्ट है वो डॉक्टरों की लिस्ट क्या कुछ कह रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि इमरजेंसी है और इमरजेंसी में मरीज बैठे हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है, तो क्या कुछ जो व्यवस्थाएं वादे किए जाते हैं, जो नियमावली बनाई जाती है, उस नियमावली के तहत कितने काम होते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। कितना बजे आए हैं? जी हाँ हम लोग यहाँ यहाँ बैठे हैं। कितना बजे आए हैं? अब कितना बजे तक नहीं, आधा घंटा से है। आधा घंटा से। कोई डॉक्टर है यहाँ? नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं वो शिवरा से। शिवरा से आ रही है। कहाँ पड़ता है ये? वो शिवरा है मतलब पटोरी से आगे पड़ता है। अच्छा, तो क्या लगता है कि जब सवेरे क्या चीज़ से चले हैं वहाँ से? तो बस से 3 आदमी आए हैं 300 रुपया दे के। 300 रुपया दे के इलाज कराने के लिए आए हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है। तो ये विडम्बना है। और नियमावली की देखिए कि जो वादे किए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, वो तो यहाँ डॉक्टर नहीं है। और इसके साथ इस ग्राउंड जीरो में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।